साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे इंडो पाक बॉर्डर पर, यानी हमारे पश्चिमी जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, उनके यहाँ जो चल रहा है उसकी नहीं, बल्कि हमारे पूर्वी दिशा में जो हमारा दूसरा पड़ोसी है बांग्लादेश, उसकी वहां ढाका में क्या कुछ चल रहा है इसकी, और क्या ढाका एक बार फिर एक भयंकर राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति से गुजर रहा है, इन सब चीजों की। लेकिन साथियों, उससे पहले बहुत जल्दी से आपको एक दिलचस्प सूचना देना चाहती हूं कि जिस तरह से अब तक आप लोग हमारे ओपिनियन अड्डा पर आते रहे हैं, हमसे जुड़ते रहे हैं और हमारे विश्लेषण को आप सुनते रहे हैं, फॉलो करते रहे हैं, अब हम आपके लिए एक नया सेक्शन, एक नया विभाग आप कह लीजिए, हम शुरू करने वाले हैं। वो है हमारे बिहार का अड्डा, और जिसका हम शीर्षक रख रहे हैं मेरे सपनों का बिहार। साथियों, ये तो आप सबको पता ही है कि अगले कुछ महीनों के अंदर बिहार में महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव होंगे, और हर चुनाव की तरह राजनीतिक विचारधारा, राजनीति के हर पहलू से ओतप्रोत बिहार की जो धरती है, वहां खूब बयानबाजी होगी, पार्टियों के कैंपेन्स चलेंगे, आरोप प्रत्यारोप होंगे, स्कैंडल्स होंगे, नेताओं का इधर उधर आना जाना भी हो सकता है, और फिर चुनाव आने से पहले ही धुआंधार कैंपेनिंग सबकी तरफ से चलेगी। लेकिन ये कैंपेनिंग, ये आरोप प्रत्यारोप, ये बयानबाजी के बीच में क्या वास्तव में वो मुद्दे जिनको लेकर जनता वोट देती है, या यूं कहे देना चाहिए, और ऐसे मुद्दे जो वास्तव में जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं, ये बयानबाजी वगैरह नहीं, वो जमीनी, वो वास्तविक मुद्दे जो जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं, क्या चुनाव में उनकी भूमिका बन पाती है, उनका कोई रेलेवेंस रहता है कि नहीं रहता है। तो इसी पर केवल भाषणबाजी न करते हुए हम एक एक करके बिहार के तमाम 38 जिलों में जाएंगे, और वहां के लोग, वहां का वोटर, वहां के नेता और उनके कैंपेनर नहीं, आम निवासी जो बिहार के हैं, जो मतदाता, उनके मन में क्या चल रहा है, इसको टटोलने का और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये कोशिश हमारी बहुत जल्द इसी हफ्ते से शुरू होने वाली है। इसका एक छोटा सा प्रोमो भी आप ओपिनियन अड्डा पर देख सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसी तरह अड्डा पर हमारे साथ बने रहिए, और हमारे बिहार के अड्डा में मेरे सपनों का बिहार जो हमारा कैंपेन है, इस पर आप अपने सुझाव भी दीजिए, और हमारे इन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा और इनको अपने मित्रों के साथ इनको साझा करिएगा। अब मैं आती हूं आज का जो हमारा आज के अड्डा पर जो चर्चा मेरे मन में है, वो है बांग्लादेश के बारे में। तो साथियों, हुआ यूं कि हम लोग जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम उसमें लगे थे, और ऑपरेशन सिंदूर का जो जबरदस्त उसकी जो सफलता हुई है, उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे सब सांसदों का, हमारे जो सीनियर सांसद हैं, पार्टियों के नेता हैं, उनके जो डेलीगेशंस हैं, वो दुनिया भर में इस समय यात्रा कर रहे हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा उठा था कि जो पराक्रम, जो अद्भुत शौर्य हमारी सेनाओं ने दिखाया, कहीं ना कहीं नैरेटिव के मुद्दे में ऐसा लगा कि पाकिस्तान झूठ के बल पर नैरेटिव में कहीं ना कहीं आगे निकल रहा था। हालांकि ये बहुत कम अवधि तक चला, क्योंकि जब भारत सारे प्रमाण लेकर सामने आया तो वो नैरेटिव अपने आप कमजोर पड़ गया। फिर भी ये महसूस किया गया कि दुनिया को हमारे पक्ष से बेहतर तरीके से अवगत कराने की जरूरत है कि भारत में आतंकवाद जो है उसकी जड़ पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुधर नहीं रहा, और अगर इसी तरह पाकिस्तान ने आतंकवाद पर काबू नहीं किया तो पाकिस्तान को जैसे इस बार कीमत चुकाई है, आगे इससे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर इसी बीच क्या हुआ साथियों, हमारा जो दूसरा पड़ोसी है ढाका वाले, वहां पे क्या हुआ, मोहम्मद यूनुस, जिनको जो तथाकथित वहां की इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है उसके चीफ एडवाइजर का पद मिला हुआ है,
और जिन्हें अभी 1 साल भी इस पद पर नहीं हुआ है, क्योंकि जो ढाका में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलना पड़ा, उस पूरे घटनाक्रम को, वो पिछले अगस्त की बात है, तो यानी अभी 1 वर्ष भी हुआ नहीं है। 1 वर्ष में ही वहां जो घड़ी की सुई है वो ऐसा लगता है कि घूम गई है, और इस समय मोहम्मद यूनुस बेहद संकट में हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। ढाका से जो खबरें आ रही हैं, जो दृश्य आ रहे हैं, उससे यही मालूम पड़ता है। चूंकि इस समय मोहम्मद यूनुस की एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां के मीडिया पर एक भयंकर क्रैकडाउन कर रखा है, उनको पूरी तरह उनका गला दबा रखा है। इसीलिए बहुत, जिसको हम कहेंगे वास्तविक जमीनी जो स्थिति है, उसके बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी आपको मीडिया में नहीं मिल रहे होंगे। ना तो बहुत ज्यादा वीडियो क्लिप्स वगैरह सामने आ रहे हैं, और ना खबरें पूरी स्थिति को बयां कर पा रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैम्पडाउन मीडिया पर कर रखा है यूनुस के लोगों ने। लेकिन हमारे सूत्र हैं, जैसा कि बहुत से भारतीयों के संपर्क हैं, हमारे सूत्र हैं ढाका में, बांग्लादेश के अन्य इलाकों में भी हैं, चट्टग्राम में भी हैं, दूसरे जगहों पे भी हैं, और इन सब से सूचना ये मिल रही है कि इस समय ढाका बेहद विकट स्थिति से गुजर रहा है। तो इस विकट स्थिति में हो क्या रहा है साथियों? एक तो वहां जबरदस्त हड़ताल चल रही है, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, नौकरशाही, वो हड़ताल पर है। जितने सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं, सेक्रेटेरिएट वगैरह में काम करने वाले विभिन्न विभागों में, उनकी हड़ताल चल रही है। टीचर्स हड़ताल पर हैं, और तमाम, जैसे हमारे यहाँ पीएसयूज होते हैं साथियों, ऐसे ही वहां भी जो गवर्नमेंट फंडेड तमाम संस्थाएं हैं, उनमें काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, वो भी हड़ताल पर हैं। और जो इस वक्त हड़ताल पर नहीं है, वो हड़ताल पे जाने का ऐलान कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि ढाका की सड़कों पर फिर से सेना को उतरना पड़ा है। चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं, सेक्रेटेरिएट का कर्मचारियों ने घेराव कर लिया है, और जगह जगह टीचर्स वगैरह भी बाहर आ गए हैं। कमोबेश यही स्थिति व्यापारी वर्ग की भी हो रही है। व्यापारी वर्ग में भी जबरदस्त असंतोष, अनरेस्ट है, और वो भी बयान दे चुके हैं कि वो काम धाम बंद करके सड़कों पे उतरेंगे। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि ऐसा क्या हो गया, जबकि ये दिख रहा था कि मोहम्मद यूनुस एक तरह से इस समय कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, और कहीं ना कहीं सेना ने भी उनके साथ काम करने के लिए वो कर लिया था, समझौता कर लिया था, या वो भी उनके साथ आ गए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिर क्या हो गया साथियों? ये काफी लंबा ये घटनाक्रम है और स्थितियां भी जटिल हैं, मगर जल्दी से आपको बताना चाहूंगी कि ऐसी क्या कुछ चीजें हाल में हुई हैं जिनके चलते ये स्थिति एकदम उपद्रव में तब्दील हो गई है। तो सबसे पहले इस पूरे स्थिति के पीछे जो जड़ है साथियों, वो है एक तरफ मोहम्मद यूनुस और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो उनके मंत्री एडवाइजर्स हैं, और दूसरी ओर बांग्लादेश की आर्मी के जो चीफ हैं, जनरल वकारुज्जमान। अब आपको शायद ये याद होगा कि जनरल वकारुज्जमान ने शुरुआत में भी मोहम्मद यूनुस सरकार को लेकर कुछ अपने आशंकाएं जताई थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक वर्किंग रिलेशनशिप आ गई थी, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनके बीच मतभेद होंगे, लेकिन बाहर खुलकर ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन बार बार मोहम्मद यूनुस की ओर से चुनाव टाले जाने के चलते, और कुछ ऐसे फैसले मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से लेने की कोशिश हुई, जिसके कारण आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने खुल करके मोहम्मद यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि बांग्लादेश की सुरक्षा पर कोई खतरा आए, और अगर ऐसा किया गया तो आर्मी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये 2 टूक आर्मी चीफ ने यूनुस को बता दिया है। अब ये क्या फैसले हैं उस पर हम आएंगे। दूसरा जो फैक्टर है वो है चुनाव ना करवाने का, क्योंकि हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि ये इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है, और यही कहकर ये एडमिनिस्ट्रेशन को इनको कंट्रोल दिया गया था कि ये एक संक्रमण का काल होगा और जल्द से जल्द बांग्लादेश में फिर से
चुनाव करवाए जाएंगे। तो वो क्या फैसले हुए जिनके चलते स्थितियां इतनी विकट हो गई हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। साथियों, सबसे पहले राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं। मोहम्मद यूनुस तो काबिज हो गए और फटाफट उन्होंने अपने सभी लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे दी, सरकार में भी, यूनिवर्सिटी में भी, तमाम विभागों में, जिलों में, पुलिस में। लेकिन जो चुनाव का वादा था उसको वो टालते जा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें कुछ बहुत बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, चुनावी प्रक्रिया में ऐसे सुधार करने हैं जो शेख हसीना की सरकार में बहुत गड़बड़ियां हुई थी, और जब तक ये नहीं होगा तो चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, इसीलिए तब तक चुनाव नहीं टलेगा। उनका कहना है कि वो अगले साल यानी 2026 के बीच में चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ये भी शायद और टालना चाहते हैं। जबकि आर्मी ने ये कह दिया है कि इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, तभी आर्मी उनका साथ देगी। दूसरी तरफ वो खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी, उस पार्टी ने भी उस समय शेख हसीना को हटाए जाने का तख्ता पलट का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूनुस तो एक स्टॉप गैप हैं, वो आएंगे और आखिरकार चुनाव कुछ महीनों में होगा, तो चुनाव होगा तो अगला बड़ा राजनीतिक दल तो बीएनपी ही है, तो वो सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि यूनुस की ऐसी कोई मंशा दिखाई नहीं दे रही चुनाव कराने की, तो इससे बीएनसी में जबरदस्त अनरेस्ट है, गुस्सा है, और वो भी बहुत परेशान है। तीसरी राजनीतिक स्थिति है साथियों, जो विद्यार्थियों का, छात्रों का, सो कॉल्ड छात्रों का एक पूरा मजमा तैयार हुआ था, जो उस आंदोलन की अगुवाई कर रहा था जिसके चलते शेख हसीना को हटना पड़ा। तो ये छात्र छात्राओं का ये जो गुट है, जिसको जमाते इस्लामी वगैरह का पूरा समर्थन प्राप्त है, इन लोगों को भी इस बात से काफी नाराजगी हो रही है कि ये जो जो चाहते थे नई सरकार, यूनुस सरकार करे, उनकी वो मांगे उस रूप में पूरी नहीं हो रही हैं। जैसे कि वो चाहते थे कि सिस्टम से पूरी तरह आवामी लीग के लोगों को पूरी तरह हटा दिया जाए। ये हुआ भी। आवामी लीग के सिर्फ नेता और कार्यकर्ता नहीं, उनको समर्थन करने वाले भी, उनको मारा पीटा गया, हत्याएं की गई, जिंदा जलाया गया, देश छोड़ने को मजबूर किया गया, नौकरी से निकाला गया, ये सब कुछ हुआ साथियों। मगर कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात है कि अभी अभी हाल में जब यूनुस ने देखा कि छात्र बहुत ही एक गुस्से में आ गए और कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है, तो उन्होंने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, छात्रों को खुश करने के लिए आवामी लीग को बैन कर दिया गया। अब इससे यह हुआ कि वो सारे लोग जो आवामी लीग के विरोधी रहे हैं, शेख हसीना को हटाने की मुहिम में पूरी ताकत से लगे थे, वो यूनुस को हर स्थिति, हर चीज में समर्थन कर रहे थे, उन्हें भी लगा कि ये जो मोहम्मद यूनुस का जो ये पूरी व्यवस्था है उनकी, ये तो वही कर रही है जिन मुद्दों को लेकर वो शेख हसीना का विरोध कर रहे थे। आखिर सही हो या गलत, लेकिन उनके आंदोलन का जो एक मुद्दा था वो यही था कि शेख हसीना की सरकार चुनी हुई सरकार तो है, लेकिन वो चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं था, और दूसरा कि वो डिक्टेटोरियल होकर व्यवहार कर रही हैं। अब यह आरोप उचित हो या ना हो, लेकिन यही आरोप था। अब उन लोगों को लग रहा है कि अगर शेख हसीना ने डिक्टेटोरियल होकर व्यवहार किया, तो उससे कहीं ज्यादा डिक्टेटोरियल रवैया जो है वो इस समय मोहम्मद यूनुस के एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया है। जैसे कि आवामी लीग को बैन कर देना। उनका कहना है कि हमें अगर चुनाव चाहिए तो सभी राजनीतिक दलों को अवसर मिलना चाहिए, तो इस समय बैन क्यों किया गया? तो साथियों, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनको लेकर वहां का राजनीतिक वर्ग अब यूनुस से पूरी तरह हम कहें असंतुष्ट हो रहा है और पूरी तरह उनसे निराश हो चुका है समर्थन करने के बावजूद। दूसरा कारण ये कर्मचारियों और नौकरशाहों और ब्यूरोक्रेट्स और यूनिवर्सिटी टीचर्स वगैरह का, इनका कहना है कि इनके अपॉइंटमेंट्स को लेकर, इनके सर्विस रूल्स को लेकर, इनकी पेंशन और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब को लेकर मोहम्मद यूनुस ऐसे फैसले कर रहे हैं जो पूरी तरह उनके भविष्य को
अधर में डालने वाले हैं, तो वो एक अलग किस्म का असंतोष तैयार हो रहा है। और तीसरा असंतोष है व्यापारी वर्ग का, जिसका मानना है कि उसके ऊपर अनावश्यक टैक्स लगाए जा रहे हैं, अनाप शनाप टैक्स वसूले जा रहे हैं, ऐसी ऐसी व्यापार पे शर्तें रखी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि मोहम्मद यूनुस सरकार के रवैये के चलते भारत जैसे देश ने जो रेस्ट्रिक्शंस उन पे ट्रेड पे लगा दिए हैं, इससे भी कहीं ना कहीं वहां का व्यापारी वर्ग और इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भारत था और भारत से व्यापारिक संबंध उनके सबसे प्रगाढ़ रहे हैं और बहुत समय से रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर के एक जबरदस्त असंतोष का वातावरण मोहम्मद यूनुस के खिलाफ तैयार हो गया है। अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे हालात में जो है वो है सेना की। साथियों, मोहम्मद यूनुस सरकार ने एक प्रपोजल लिया कि हम एक राखाइन कॉरिडोर बनाएंगे। राखाइन कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर होगा जो बांग्लादेश को म्यांमार के राखाइन प्रोविंस से जोड़ेगा, और वो कॉरिडोर ऐसा होगा कि राखाइन को एक तरह से वहां से जो रोहिंग्यास को भगाया गया है, वो उनको उनकी सुरक्षा और उनके सहूलियत के लिए वो कॉरिडोर बांग्लादेश से होकर गुजरेगा। कहा जाता है कि यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद जिसको दिया गया खलीलुर रहमान को, ये उनका प्रपोजल था। आर्मी ने इसको सीधे सीधे खारिज कर दिया और कहा कि ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्रोमाइज होगा बांग्लादेश की सुरक्षा के साथ, और किसी भी सूरत में सेना इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेगी। तब से कहा जाता है कि खलीलुर रहमान एनएसए पीछे हट गए इस प्रपोजल पे, और अब वो अंडरग्राउंड है, उनका कोई अता पता नहीं लग रहा है। हमारे सूत्रों की जानकारी है कि वो सेना के कब्जे में है, पर हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। अब ये बात आई कि ये स्थिति इतनी विस्फोटक क्यों हो गई है। कहा जाता है कि साथियों, ढाका में तो चर्चा यहां तक है कि यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ जो अतिवादी लोग हैं, उनकी तरफ से जनरल वकारुज्जमा को असैसिनेट करने का भी एक कंस्पिरेसी साजिश की गई थी। जो भी हो, वकारुज्जमा ने जाकर मोहम्मद यूनुस को साफ कर दिया कि ना देश की सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त होगा, ना इस तरह से जो सड़कों पर उपद्रव है इसको छूट दी जा सकती है, और ना चुनाव टालने का जो ये कोशिश है इसको बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार चूंकि चुनी हुई नहीं है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है, तो इसीलिए इसको बांग्लादेश के पॉलिसी और भविष्य से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेने का अधिकार नहीं है। इसको सिर्फ एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करना चाहिए। तो साथियों, जाहिर है विस्फोटक स्थिति है। पता चला है कि बुधवार से 4 दिन की यात्रा पे मोहम्मद यूनुस को जापान जाना था। अब देखते हैं कि क्या वाकई उनको सेना जापान की यात्रा करने के लिए जाने देती भी है या नहीं। इस समय फिलहाल स्थितियां बहुत विकट हैं, सभी लोग उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं। मोहम्मद यूनुस अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि ये सब जो है उनके खिलाफ एक कू करने की साजिश है, यानी तख्ता पलट। शायद वो भूल गए कि अगस्त के महीने में 2024 में उन्होंने जो किया था, क्या वो कोई कू नहीं था? क्या वो चुनकर आए थे? सीधी सी बात है कि लोगों के असंतोष और नाराजगी को इस्तेमाल करके उन्होंने फोर्स किया, शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया। शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी, लेकिन उनके सत्ता में आने के बाद जो माइनॉरिटीज के साथ बर्बरता की हदें पार हुई, जिस तरह का रवैया अपनाया गया, जिस तरह भारत को धमकियां दी गई नॉर्थ ईस्ट को लेकर, और जिस तरह से सेना के प्रति उनका रवैया था, लगता है कि अब यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन को अपने किए कराए के जवाब देने का समय शायद आ गया है। हो सकता है अभी स्थितियां तख्ता पलट की नहीं हो, लेकिन हमारे ढाका के सूत्र बताते हैं कि अब यूनुस सरकार का जाना केवल एक समय की बात रही गई है। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखते हैं आगे क्या स्थितियां करवट लेती हैं ढाका में।
हम आपको इसको लेकर अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल ये अड्डा काफी लंबा हो गया, इसको यहीं विराम देते हैं। जल्द हम दूसरे अड्डे में आपसे फिर मिलेंगे। आप भी हमारे अड्डे में आइए और हमें सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।